हेलो दोस्तों, हमारा नाम आदर्श पांडे है। आपका हमारे कोचिंग लक्ष्य द टारगेट में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की, इसको पढ़ाएंगे। और इस किताब का गद्य खंड जो है उसका पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसको प्रेम प्रकाश जी ने लिखा है। ये आप लोगों के बीच में हम बताएंगे। नेताजी से क्या तात्पर्य है आप लोगों का? नेताजी से तात्पर्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो स्वयं प्रकाश जी कौन थे? स्वयं प्रकाश जी इंदौर में जन्मे हुए 1947 में, और 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। पेशे से तो ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन वही कहावत है ना, एक इंजीनियर है तो कुछ भी कर सकता है। तो स्वयं प्रकाश जी का हिंदी की गद्य में, पद्य में इनकी कविताएं हो गई, इनकी पुस्तक हो गई, बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तक में पहला पाठ के बारे में दिया गया है। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा हूँ आपकी पुस्तक से ही आपके साथ, जो इन्होंने लिखा है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीकों से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में या भारत को आगे बढ़ाने में सिर्फ एक बड़े ही महान व्यक्ति का योगदान ही नहीं होता। छोटे छोटे जो जीव हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, छोटा व्यापारी है, एक शिक्षक है, एक वकील है, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब अपने अपने तरीके से कहीं न कहीं देश में योगदान करते हैं। एक बढ़ई है, मूची है, मैकेनिक है, सभी का योगदान रहता है। तो नेताजी का चश्मा इसी पाठ के बारे में, देशभक्ति के बारे में, एक कैप्टन चश्मे वाले थे, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि कैसे एक मोहल्ले में, यहाँ पे एक मोहल्ले का चित्रण किया गया है। मोहल्ला तो आप लोग जानते हैं, शहर का जो मोहल्ला होता है जहाँ पे नगर पालिका होती है, स्कूल होता है, बालिका स्कूल होता है, नगर पालिका का काम होता है नालियों का निर्माण करवाना, शौचालय का निर्माण करवाना, विद्यालय का गेट का निर्माण करवाना, कुछ कवि सम्मेलन जैसे आयोजन करना, ये सब उसका काम होता है। तो यहाँ पे मोहल्ले का चित्रण किया गया है और मोहल्ले में एक नेताजी की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा किया गया है। मैं नेताजी की मूर्ति ऐसे ही बना दे रहा हूँ। मूर्ति तो नेताजी की बनवाई गई, लेकिन बजट उसका कम था। तो बजट कम होने के कारण मूर्ति बनाने के लिए एक मास्टर, जो एक अध्यापक थे, एक स्कूल के अध्यापक थे, एक विद्यालय के अध्यापक थे, इनको ये काम सौंप दिया गया। अब मास्टर जी ने बनाया, लेकिन नेताजी का जो चश्मा था, इसको लगवाना जो है मूर्ति में भूल गए। तो मूर्ति तो लग गई। अब नेताजी का जो चश्मा था वो कैसे लगाया जाए? मूर्ति तो पत्थर की थी और चश्मे को जो है वो रियल लगाया गया कि चलिए जो है इस चश्मे को रियल लगा दिया जाए, क्योंकि मूर्ति बनाते समय चश्मे का निर्माण करना, या जो संगमरमर की मूर्ति थी तो चश्मे का निर्माण करना उस समय मास्टर साहब भूल गए थे, या जो है तो उसी को बताया गया है। यहाँ पे एक हालदार साहब हैं, एक कैरेक्टर है हालदार साहब। हालदार साहब कौन है? उस जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। कहने का मतलब है ऑफिसर हैं वो। और एक किरदार है पान वाला।
आपके मोहल्ले में, आपके घर के बगल में, आपके नगर में आप लोग ऐसे बहुत सारे पान वाले देखे होंगे, मोटे से तगड़े से, जो हमेशा अपनी ही दुकान से पान चबाए जाते हैं और पान खाते खाते इनके पास देश की राजनीति के एक जो अमूल्य ज्ञान होता है उसके बारे में दूसरों को भी ये आगाह करते रहते हैं। तो हालदार साहब क्या थे? हालदार साहब इस मोहल्ले से बार बार गुजरे करते थे और जो ये पान वाला था, पान वाले की दुकान थी, हालदार साहब यहाँ आते, इसकी दुकान से पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति के बारे में वो बार बार देखते रहते थे कि मूर्ति जो है किस प्रकार से है, कि मूर्ति में कभी हालदार साहब देखते तो मूर्ति में पहले चश्मा ही नहीं लगा था। उसके बाद देखते हैं कि मूर्ति में चश्मा तो लगा है, लेकिन पहले दिन देखा उन्होंने तो गोल वाला चश्मा लगा है। फिर हालदार साहब आए, फिर उनकी नज़र मूर्ति की तरफ गई और उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि गोल वाला चश्मा निकल गया है और चश्मा जो है चौकोर वाला चश्मा लगा है। तो हालदार साहब जो थे, अधिकारी थे, वो अपने ड्राइवर से बार बार रोक करके, पान वाले से उनका आना जाना वहीं से होता था, तो पूछते थे पान वाले से कि भैया क्या कारण है, ये नेताजी के चश्मे में रोज परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या कारण है? पान वाला ठहरा मजाकिया आदमी, उन्होंने कहा, अरे एक बुढ़ा सा, वैसे अपनी भाषा में, अरे एक बुढ़ा सा आदमी है, बुजुर्ग सा आदमी है, वो आता है, नेताजी का चश्मा जो है डेली परिवर्तन करता है। हालदार साहब की उत्सुकता और बढ़ जाती है, आखिर कौन है वो बुजुर्ग सा आदमी जो मूर्ति जो है नहीं लगे होने के बावजूद भी जो है वहाँ पर चश्मा जो है आकर के लगा देता है। क्या कहता है पान वाला, क्या कहता है? अब यहाँ पे एक किरदार की और एंट्री होती है, कैप्टन चश्मा वाला। आप लोग अपने गांव में, शहर में, घर के गलियों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फेरी वाले आते हैं जो साइकिल पर या पैदल जो है अपने इस पर जो है सामान को लाद करके, चश्मे को लाद करके, या कभी कभी रेवड़ियाँ भी वो लाद करके, कभी कभी जो है खिलौनों को लाद करके वो जो है बेचा जाता है। तो उसी का नाम है कैप्टन चश्मे वाला, उसी का चित्रण यहाँ पे दिया गया है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला जो था वो आता है और डेली यहाँ से चश्मा लगाता है नेताजी की मूर्ति पे, और जो चश्मा लगा रहता है उसको जो है निकाल लेता है। फिर अगले दिन आए हालदार साहब ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो चश्मे को लगाया है तो निकाल लेता है। तो पान वाले ने बड़े उससे कहा, हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि अरे जो कैप्टन चश्मे वाला है, अगर उसकी दुकान पे कोई चश्मा लगा लेने जाता है तो कहता है जो नेताजी को चश्मा लगा है वही चश्मा हमको चाहिए। तो नेताजी वाला चश्मा निकाल लेता है और अपनी दुकान से कोई फ्रेम जो है बना करके फिर नेताजी को लगा लेता है। फिर यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो ऐसे ही नेताजी का चश्मा बदला जाता है, इसी बारे में यह चैप्टर है। अंत में एक दिन हालदार साहब आते हैं, वहाँ पे बड़ा सन्नाटा रहता है और नेताजी के मूर्ति पे चश्मा भी नहीं रहता है। तो हालदार साहब पूछते हैं पान वाले से, क्यों भैया आज तो चश्मा भी नहीं है? पान वाला बड़ा उदास हो जाता है और कहता है, साहब कैप्टन तो मर गया, कैप्टन तो अब नहीं रहा, अर्थात जो ये चश्मे वाला था अब ये मर गया, अब मूर्ति में चश्मा कौन लगाएगा? तो साथियों, यहाँ आपने इस चैप्टर में यह देखा कि कैसे एक
देशभक्ति का योगदान जो है कैप्टन चश्मे वाला इस मूर्ति में चश्मा लगाकर भी उसका योगदान दिखाया जा रहा था। अर्थात एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी, एक फेरी वाले का भी योगदान था इस भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनके चश्मे में। और इससे देश के अग्रसर होने के लिए कई उदाहरण मिलते हैं हमारे बीच में। फिर जो है हालदार साहब एक दिन आते हैं तो देखते हैं नेताजी की जो मूर्ति है इसमें सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो समरी को आप लोग एक तरीके से समझ ही गए होंगे। और समरी का जो ये है, आप इस पूरी पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आपको समरी समझ में आएगी। इसका प्रश्न अभ्यास जो है, इसके जितने क्वेश्चन हैं इसको हम आपको करवाएंगे परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न अभ्यास जो आपको एग्जाम में आएंगे और आपको लिखना कैसे है हम आपको बताएंगे, और इसका PDF भी हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 नेताजी का चश्मा जो पाठ था उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसका सारांश हमने जो है पहले ही आप लोगों को बता दिया था। आशा है आप सभी पुस्तक भी पढ़ लिए होंगे। इसके जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं पुस्तक के पीछे के उसको हम करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कल आपने पढ़ा था कि एक कैप्टन साहब थे, बुजुर्ग से आदमी थे, उनको पुस्तक में मरियल सा दर्शाया गया है, जो फेरी लगाते थे, चश्मे की दुकान लगाते थे और वो आकर के नेताजी की जो मूर्ति चौराहे पे लगी थी उसमें चश्मा पहना देते थे। और चश्मा मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मा जो है रियल होता था। तो प्रश्न है कि नेताजी को लोग सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाला जो है वो कभी सेनानी नहीं था, लेकिन उसका नेताजी की मूर्ति के प्रति और नेताजी के प्रति उसका जो देशभक्ति का भाव था, उसका जो देश प्रेम था, उसको देख करके लोग उसको कैप्टन कहते थे। भले ही वह एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति कैप्टन की तरह ना दिखता हो, लेकिन उसकी देशभक्ति उसके उस चश्मे पहनाने से ही झलक जाती थी, इसलिए लोग उसको नेताजी का साथी कहते थे। वो बात अलग थी कि भले ही वह लोग उसको व्यंग में कहते थे कि कैप्टन भले ही शरीर से न दिखता हो, लेकिन मानसिक रूप से वो कैप्टन जरूर दिखता था, इसीलिए उसको लोग कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरे का क्या है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब ने प्रतिदिन की तरह नहीं किया। जैसे हालदार साहब प्रतिदिन आते थे, पान की दुकान पे रुकते थे, पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। उनके अंदर उत्सुकता रहती थी कि यार नेताजी की मूर्ति पे कौन सा चश्मा लगेगा, किस रंग का चश्मा लगेगा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन मर गया था। अब हालदार साहब बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति को देखते तो हालदार साहब को दुख होता था, इसलिए
हालदार साहब मायूस हो गए थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, पाठ के अंत में आपने पढ़ा होगा कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पे अर्थात सरकंडे, सरकंडे मतलब लकड़ी जो सरपत पाया जाता है गाँव में, जिससे छप्पर बनती हैं, डंडा, छोटा छोटा डंडा आप मान लीजिए, तो उसका चश्मा जो है वहाँ पे था। तो यह क्या जगाता है? अर्थात हालदार साहब इससे परिचित हो चुके थे कि अभी भी कैप्टन के मरने के बावजूद भी देश में देशभक्ति जो है बची हुई है, लोग इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे पता नहीं कितने कैप्टन हमारे बीच में जन्म लेंगे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? यही प्रश्न है ना, हालदार साहब भावुक क्यों उठे? हालदार साहब इतनी सी बात पर, कितनी सी बात पर? यही कि हालदार साहब ने सरकंडे का जो चश्मा देखा उनके नेताजी की मूर्ति पर, उससे भावुक हो उठे। जो मैंने आपको बताया ना कभी कि आने वाले बच्चों ने जो आने वाले समय में जो भारत के भविष्य हैं, बच्चे हैं, बच्चों ने ही सरकंडे का जो चश्मा बना करके नेताजी की मूर्ति पे लगाया हुआ था। तो हालदार साहब इसको देख करके भावुक हो जाते हैं। मैं इधर एक काल्पनिक फोटो ऐसे चित्र बना देता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? इसका आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते, कौन सोचता था? हालदार बार बार सोचते थे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ देने वालों पर हंसती है। किसके ऊपर हालदार साहब सोचते थे? उनके ऊपर सोचते थे जो अपने देश के लिए जो जीवन देते हैं, जो अपना घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देते हैं। कौन त्याग देता है? हमारे भारत के वीर सैनिक, आर्मी के जवान, बीएसएफ वाले, आईटीबीपी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, जो ये सब होते हैं और ये अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं वहीं पर। लेकिन हमारे अगल बगल के समाज के लोग वो भी इन पर हंसते हैं। तो वही हालदार साहब सोचते हैं कि अब इन लोगों का क्या होगा। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र हमने आपको बताया ही था कि पान वाले का रेखा चित्र कैसे मैं एक बना रहा हूँ ठीक तरह से। आपने हर चौराहे पे देखा होगा गिनती होती है, मैंने कल ही बताया था इसके पहले वीडियो में। ये पान वाला होता है और इसके दुकान पे ऐसे बैठा होता है, छोटी सी गिनती होती है, काला सा मोटा सा आदमी जो हमेशा अपने ही पान को चबाया जाता है और उसको तरह तरह की राजनीति की बातें, समाज की बातें, अगल बगल की बातें
अपने आस पड़ोस की बातें सारी उसको पता रहती हैं। और वो व्यंग्यात्मक भाषा को बोलता है, कैप्टन को उलाहना देता है, कैप्टन के लिए व्यंग की भाषा बोलता है। लेकिन अंत में वो कैप्टन की जब मृत्यु हो जाती है तो पान वाला कैप्टन के लिए भावुक भी हो जाता है। तो यही है, आप लोग, मैं इसका पूरा PDF आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगा कि आंसर कैसे लिखना है। मैं अभी क्वेश्चन को आप लोग को समझा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, एक मिनट। हाँ, कौन सा प्रश्न था? 5वां। वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जब हालदार साहब कैप्टन से पूछते हैं जब हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि कैप्टन कहीं फौज में है क्या, क्योंकि नाम से ही झलक जाता है कैप्टन, तो हालदार साहब के दिमाग में एक जो है चित्र आया कि जो कैप्टन होगा मोटा तगड़ा आदमी, एकदम फौजी या कोई सेना का जवान हो सकता है या रिटायर्ड हो सकता है। लेकिन जब हालदार साहब ने पान वाले से कहा तो कैप्टन ऐसे होगा, तो पान वाले ने कैप्टन फौज में है क्या, तो पान वाले ने कहा वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस टिप्पणी बस इतना इस पे कहना है कि जो लोग देशभक्ति के लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं और हमारे आसपास के लोग, जो समाज है, उन पर जो है इस प्रकार का उपहास करता है, यह अत्यंत ही निंदनीय है। ये कैप्टन को भले ही कहा गया हो, लेकिन एक तरीके से ये देश के सैनिकों का अपमान है। अगला देखेंगे, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 6। गर्मी बड़ी हो रही है। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। विशेषता बतानी है, आखिर कौन सी विशेषता थी जो वो ये कार्य करते थे। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब नेताजी की मूर्ति को निहारने के लिए इसलिए चौराहे पर रुकते थे क्योंकि उनके अंदर नेताजी के प्रति सम्मान था, क्योंकि वो नेताजी को जानते थे, वो नेताजी की कहानियों से प्रेरित थे। इस प्रकार से नेताजी ने देशभक्ति के लिए अमूल्य अभूतपूर्व योगदान दिया था, उसको उसी से वो बहुत बड़े प्रभावित थे और उसी को निहारने के लिए, उनकी मूर्ति को निहारने के लिए वो वहाँ पर रुकते थे। ये हालदार साहब की विशेषता थी। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यहाँ पे पान वाले का जो अंतिम दृश्य दर्शाया गया है कि जब हालदार साहब ने पूछा, क्यों भाई आज कैप्टन ने चश्मा नहीं लगाया, वही पान वाला जो हमेशा कैप्टन का उपहास उड़ाता था कि अरे लंगड़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, मरियल सा आदमी है, वही जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पान वाला भी भावुक हो जाता है, क्योंकि अब तो कैप्टन रहा ही नहीं, अब वो किसका उपहास उड़ाएगा। यहाँ पर पान वाले की देशभक्ति की जो है झलक जो है वो हमको दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति के ना रहने पे ही आदमी जो है उसको अधिक याद करता है। अगला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। बार बार क्यों लगाता था? क्योंकि जो चश्मा यहाँ पे मूर्ति पे लगा हुआ होता था, वो चश्मा जो है कोई न कोई पसंद कर लेता था, तो कैप्टन उस चश्मे को निकाल करके अपने ग्राहक को दे देता था। इसमें है, मान लो कोई ग्राहक आ गया
तो चश्मा निकाल करके उसको दे दिया और एक नया चश्मा अपनी दुकान के फ्रेम में से निकाल करके वो नेताजी को फिट कर देता था। इससे कैप्टन की क्या झलकती है, पात्र की विशेषता बताना है। कैप्टन की क्या झलकता है, इससे कैप्टन की देशभक्ति झलकती है नेताजी के प्रति। वो नेताजी की आंखों को खुली नहीं देखना चाहता था, क्योंकि नेताजी के जितने भी चित्र हम लोगों ने देखे हैं, हर चित्र में फोटो में कहीं न कहीं पे क्या लगा है, चश्मा जरूर लगा रहता है और नेताजी कहीं कहीं पे टोपी जरूर पहने रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। कल्पना यही है, हवलदार साहब की भी कल्पना यही थी। जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक सोचते थे कि कैप्टन एक हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ जैसे फौजी होते हैं, सेना के जवान होते हैं ना, क्योंकि नाम से ही कैप्टन झलक रहा है। उसी तरह हवलदार साहब सोचते थे कि जो कैप्टन होगा उसी तरह होगा। लेकिन जब हवलदार साहब कैप्टन को देखते हैं, एक मरियल सा आदमी, एक बुजुर्ग सा आदमी, एक बूढ़ा आदमी जो अपने कंधे पे जो है फेरी चश्मे का वो रख करके उसमें डंडे से बांध करके वो दुकान लगाता था, गली गली टहलता था, ऐसा प्रतीत था। लेकिन वह तो न सेना में था न फौज में था, फिर भी उसके प्रति उसके लिए जो उसकी जो देशभक्ति थी वह देखने लायक थी। 8वां क्या कहता है, कस्बों शहरों महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अब आप ही बताइए, अगर आपके चौराहे पे कोई मूर्ति जो है लगवाई जा रही है, हो सकता है किसी महान व्यक्ति की जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रसिद्ध हुआ हो सकता है वह मूर्ति किसी स्थानीय प्रसिद्धि वाले व्यक्ति की रही हो सकता है उस जिले की प्रसिद्धि वाले व्यक्ति की रही हो सकता है उस जिले से कोई स्वतंत्रता सेनानी निकला हो तब उस मूर्ति ने लगाई हुई हो सकता है उसका घर हो, तो कुछ ना कुछ जुड़ाव रहता है। क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य यही हो सकता है कि कम से कम जो लोग इसको जो है आते जाते समय मूर्ति को देखेंगे, निहारेंगे, तो उनको पता चलेगा कि जो है आखिर इनका क्या योगदान रहा है, क्यों मूर्ति लगाई गई है। उनसे प्रेरित होंगे, उनके कार्यों से प्रेरित होंगे और वैसा ही कार्य अपने जीवन में अनुसरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो मैं अपने चौराहे पर किसी की स्थानीय, मैंने आपको बताया जो स्थानीय हमारा होगा, मैं उसके भी स्थानीय जो हमारे महान व्यक्ति होंगे, हमारे पूर्वज होंगे, उनकी भी मूर्ति लगवाना मैं चाहूँगा। और जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी होंगे, मैं उनकी भी मूर्ति लगवाना अपने चौराहे पर चाहूँगा। ये हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न वो हो सकती है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? देखो, उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए मूर्ति के प्रति? मूर्ति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की हफ्ते में कभी कभी जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसकी साफ सफाई करवाएं। और क्या हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए? दूसरा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति के पास में या उसके पंडाल में हम वार्षिक रूप से या मासिक रूप से कोई न कोई आयोजन करते रहें, जिसके उपलक्ष्य में वह मूर्ति निर्मित की गई थी। वहाँ पे हम लोग कभी सम्मेलन करवा सकते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगवाई जा सकती है, साफ सफाई करवाई जा सकती है। हमारा यही जो है यहाँ पर उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कहा गया है कि सीमा पर जो लोग होते हैं सिर्फ वही देश प्रेम नहीं करते,
देश प्रेम तो होता है, सिर्फ वही नहीं करते, अर्थात हमारे अगल बगल में सहायक जो समाज में होते हैं, जो सरकार के कार्यों में सहायक होते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने आपको कल ही कहा था, एक डॉक्टर हो गया, एक अध्यापक हो गया, एक जो है इंजीनियर हो गया, एक पुलिस वाला हो गया, एक वकील हो गया, जो भी समाज के अच्छे कार्यों में लगे होते हैं, एक यहाँ तक एक सफाई कर्मी हो गया, हमें उनका भी योगदान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी न किसी रूप में हमारे समाज में एक देशभक्ति का जो योगदान है वो अपना दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण भी जो है बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ घरों में आप छोटे बच्चे होंगे, बिजली को बचाते होंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। स्थानीय बोली और मानक हिंदी। मानक हिंदी मतलब जो हिंदी हम लोग पुस्तक में साधारणतः लिखी जाती है, उसको मानक हिंदी कहते हैं। स्थानीय बोली होती है, जैसे कोई लेखक अपने स्थानीय बोली में लिखा है, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कोई गिराक आ गया समझो, अर्थात मान लो कोई ग्राहक आ गया। गिराक मतलब यहाँ क्या होता है, ग्राहक। मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए और उसको चौड़े चौखट वाला फ्रेम चाहिए। चौड़े चौखट चाहिए मतलब उसको चौड़े चौखट वाला फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन किधर से चौड़े चौखट का फ्रेम लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उसको मूर्ति वाला दे दिया, अर्थात उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और उधर दूसरा लगा दिया, दूसरा बिठा दिया, अर्थात उसको उधर दूसरा लगा दिया। ग्राहक कह रहा है, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया आइडिया। आइडिया जो है खासकर इंग्लिश का शब्द है और इसको देवनागरी में लिखा गया है। देखिए, हिंदी की पुस्तक में अंग्रेजी के शब्दों का जो समामेलन है उसमें वही कहा गया है कि एक भाषा में दूसरी भाषा के आने से क्या लाभ होते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के आने से ये जो भाषा है इसको पढ़ने की रोचकता जो है वो बढ़ जाती है और इस भाषा की सुंदरता जो है बढ़ जाती है। कभी कभी ये शब्द लगता है कि ये आइडिया शब्द है, ये स्वयं ही हिंदी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रतीत ही नहीं होता है। तो अगला है, निपात छाटना है। निपात क्या होता है, प्रश्न है निपात। निपात होता है जैसे किसी भी वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन ये शब्द उस पूरे वाक्य के भाव को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला जो प्रश्न लिखा है, नगरपालिका थी तो कुछ न करती, करती भी रहती थी। नगरपालिका थी तो कुछ न करती, करती भी रहती थी। तो इसमें जो तो शब्द है, नगरपालिका थी तो, कहा गया है निपात छाटिए, तो इसमें पहला शब्द जो है वो है तो। ये तो क्या है, निपात है।
इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पूरे वाक्य का जो भाव होगा वो इस तो पर निर्भर करता है, इसलिए इसको निपात कहा जाता है। इसके शब्द बनाने हैं, तो से कुछ भी शब्द बन सकता है। मैं तो वहां पर गया हुआ था लेकिन तुम हमको नहीं मिले, तो ये भी शब्द हो सकता है। कह रहा है नए शब्द बनाइएगा, तो आप जो है इसमें मैं निपात को बता दे रहा हूँ, आप सोच करके अपने हिसाब से नए नए शब्द को, कुछ भी शब्द आप बना सकते हैं। दूसरा क्या कहा है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो इसमें स्थानीय कलाकार को ही मतलब वहाँ पे उस शब्द को अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। स्थानीय कलाकार को किसके माध्यम से, ही के माध्यम, तो ही शब्द क्या हो गया, वो निपात हो गया। तो ही से जो बहुत सारे शब्द आप वाक्य बना लेंगे। अगला है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था, तो आ गया ना पहला वाला, तो जो है यहाँ पर एक निपात है और उसके वाक्य आप बनाइएगा। अगला है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब भी, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अर्थात भी जो है यहाँ पर वह निपात है। अगला है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तक, 2 साल तक, तो जहाँ पे तो तक है वहाँ पे निपात है। वाक्य बन जाएगा जैसे मैं वहाँ पर 2 साल तक गया ही नहीं, तो इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। अगला है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाची में बदलिए। और 14वां भी है, निम्नलिखित नीचे लिखे हुए वाक्यों को भाववाची में बदलिए। जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए। वाच्य क्या होता है, देखिए वाच्य कर्ता कर्म अथवा भाव के विषय, कर्ता कर्म अथवा भाव के विषय में क्रिया के विधान का बोध रूप वाच्य कहलाता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। व्याकरण की क्लास में हम इसको आपको पूरा बताएंगे कि वाच्य क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अभी इतना जान लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, अर्थात क्रिया की जो कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो तो उसको वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, और क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का सिर्फ भाव ही पता चले वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। मैं प्रश्न करवा दे रहा हूँ, व्याकरण की क्लास में हम आपको पूरा इसको समझाएंगे कि वाच्य क्या होता है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो वह अपनी छोटी सी, तो कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पे मतलब कर्म को प्रधानता देनी है। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है, ये यहाँ पर हो जाएगा। पान वाला नया पान खा रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, अर्थात कर्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। कर्ता कौन है, जो कर्म कर रहा है। तो इसी प्रकार से 14वां प्रश्न है, भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में देखो लिखा भी गया है, अब चलते हैं, अब चला जाए। तो माँ बैठ नहीं सकती, माँ लिखो यहाँ पे हो जाता है माँ से बैठा नहीं जाता। यहाँ पे जो वाक्य है वाक्य के भाव पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इसको भाववाच्य कहा जाता है। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। यही है, आप उसको
कर लीजिएगा, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्या है, पाठ्येतर सक्रियता है। तो आप इसको पढ़िएगा और इसको हल करिएगा कि आपके समाज में स्थानीय कलाकार के बारे में, शिल्पकार के बारे में, संगीतकार के बारे में, मूर्तिकार के बारे में, ये सब जो होते हैं उनकी क्या देशभक्ति में योगदान रहता है, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। और आप ये सोचिएगा कि मैं अपने देश के लिए देशभक्ति में किस प्रकार का योगदान अदा कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगला पाठ हम फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।